ठीक है, आज की क्लास में वैसे हम लोग इसके आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहले एक छोटे से हॉट की क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रॉम टी आर जैन। ठीक है, हाउ वुड यू स्पेसिफाई द सेविंग फंक्शन गिवन, क्योंकि देखो हमेशा वी नो दैट द सेविंग फंक्शन इज ऑलवेज ड्रिवन फ्रॉम, सेविंग फंक्शन is always derived from consumption function। हम कंजम्पशन फंक्शन से हमेशा इसको ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो अगर आपका कंजम्पशन फंक्शन कुछ ऐसा दिया हो, अगर आपका कंजम्पशन फंक्शन ऐसा दिया हो, ये क्या हो गया, ठीक है, तो बताइए कैसे सेविंग फंक्शन बनाओगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपकी कोई भी ऑटोनोमस कंजम्पशन नहीं है, देयर इज नो ऑटोनोमस कंजम्पशन, कोई स्वायत्त उपभोग यहाँ पे नहीं है। तो अगर आपका स्वायत्त उपभोग नहीं है, ऑटोनोमस कंजम्पशन नहीं है, तो आप क्या एज्यूम करोगे कि सेविंग फंक्शन में भी आपका जो माइनस सी बार होता है वो भी नहीं है ना। तो सिंपली क्या बनेगा आपका ये, इट विल बी 1 माइनस बी वाई, ये बन जाएगा, बिकॉज देयर इज नो सी बार, देयर इज नो ऑटोनोमस कंजम्पशन। लेट्स रीड इट। In the consumption function, there is no constant term like C bar. Accordingly, there is no constant term like C minus C bar in the saving function. तो अगर ये कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया तो हम सिंपली कह देंगे कि ये ऐसा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी सेविंग जीरो तो आपकी इनकम भी जीरो, अगर आपकी इनकम जीरो तो आपका खर्चा भी जीरो, आपकी सेविंग भी जीरो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, what will you assign to the slope of S curve या S function when the slope of C function is given as 0.6। Listen to me very carefully। क्या बोला गया इसमें, slope of consumption function is 0.6। बताइए इससे आपको क्या इंडिकेट करना चाहता है, एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि आप लोगों को ये पता है कि, हाँ वेरी गुड, एग्जामिनर यही जानना चाहता है कि आप लोगों को पता है कि सी फंक्शन का स्लोप एमपीसी होता है। वो क्या जानना चाहता है कि इसका जो स्लोप है वो क्या है, एमपीसी। और वो ये भी जानना चाहता है कि आपको स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन पहली बात तो पता होना चाहिए, और अगर पता है तो कैसे निकलेगा उसके लिए आपको एमपीसी और एमपीएस का रिलेशन पता होना चाहिए। तो आप लोग लिख दोगे वहां पे कि हम लोग जानते हैं कि एमपीसी एमपीएस इक्वल्स टू 1 होता है, और अगर आपका ये 0.6 है तो योर एमपीएस विल बी 0. ठीक है ना, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आपको पता है तो आप बता सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट, फाइंड द एस व्हेन सी बार इज 200, एमपीएस इज 0.4 एंड इनकम इज दिस। आपको क्वेश्चन माइंड में आ जाता है फटाफट से, देखिए क्या क्या बोला है, सी बार कितना था 200, एमपीएस आपको दिया है 0.4 और बोलता है सेविंग फंक्शन निकाल के दीजिए। तो आप लोगों को फटाफट से पता चलना चाहिए सेविंग फंक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, और ये जो एमपीएस है ना ये डायरेक्टली 1 माइनस बी है, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ, ये 1 माइनस बी ही दिया है आपको, तो ये जाएगा आपका -200 प्लस 0.4 इंटू 1000। ओके, योर सेविंग्स आर 200। क्लियर है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ऐसे क्वेश्चन तो मजाक है। रिलेशनशिप ये यहाँ पे आके बता रहा है हमको कि पहले तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि एपीसी का फॉर्मूला सी बाय वाई होता है, एमपीसी का फॉर्मूला डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई होता है। इसका नाम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं, मतलब औसत उपभोग प्रवृत्ति, एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसको हम लोग बोलते हैं औसत, चलते रहे, ओके, प्रोपेंसिटी टू सेव, ये भी आप लोगों को पता चल चुकी है। रिलेशनशिप के लिए मैंने आपको बता दिया कि इनका सम 1 होता है, इसका भी सम 1 होता है। कैसे होता है वो बता दिया कि जब यहाँ पे इसको हम ऐड ऑन करेंगे तो ये 1 ही आएगा, मतलब करने का तरीका अलग है इनका, हम लोगों ने डिवाइड करके किया था, इन्होंने एलसीएम लेके किया है।
बात तो वही है, समझ में आ गया आपको ये कैसे कैसे हुआ है ना? ऐसे नहीं आया बेटा करें, ठीक है, ऐसे इसका हो जाएगा, ठीक है। नाउ दिस क्वेश्चन, इफ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, देखो दिस पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कॉन्सेप्ट हैज बीन कंप्लीटली डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस, बट आपको पता होना चाहिए कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है कॉन्सेप्चुअली। अगर मैं आपको बताऊं कि पहले हमारे टाइम पे तो सिलेबस कैलकुलेशन आती थी पुलिस की, बट अब ये सिर्फ थ्योरी में रह गया 1-2 नंबर का पॉइंट। देखिए, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये कौन सी इनकम होती है? व्यक्तिक प्रयोज्य आय तो बोलते हैं, व्यक्तिक प्रयोज्य आय, मतलब कि किसी पूरे देश के अंदर लोग कमाते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग नेशनल इनकम। सिंपल सी बात है, नेशनल इनकम वर्ड उसको ये यूज किया जाता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि नेशनल इनकम के अंदर क्या टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं होते माय डियर। व्हाट आई मीन टू से, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि देखो जीडीपी एट एमपी जो आप लोगों का होता है उसका मतलब क्या होता है? जीडीपी एट एफसी प्लस एन आई टी, आई मीन्स इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं तो हमारा एमपी आता है, बट हम लोग हमेशा एफसी को ही एज्यूम करते हैं क्योंकि हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा देते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस तो ऑलरेडी हटे हुए हैं हमारी इनकम में से, कौन सी इनकम में से? नेशनल इनकम में से। बट अगर हम अपनी नेशनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्सेस को भी हटा दें, डायरेक्ट टैक्सेस लाइक गिफ्ट टैक्स, ठीक है, अगर हम अपनी नेशनल इनकम में से, हाँ वेरी गुड, इनकम टैक्स टाइप के, कॉर्पोरेट टैक्स, अगर हम अपने डायरेक्ट टैक्सेस को हटा दें तो जो प्राप्त होगी हमको वो होगी हमारी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि एक इंसान कितना एक्चुअली अपनी इनकम को खर्च कर सकता है। मान लो 10,000 रुपए की 1,000 रुपए की इनकम है, उसमें से 200 रुपए अपने टैक्स चुका दिया, तो एक्चुअली में आप कितनी इनकम को डिस्पोज कर सकते हो? डिस्पोज मतलब उसको खर्च कर सकते हो पर्सनली, आपके पास कितना पैसा बचा कि आप उसको खर्च कर सकते हो, तो दिस इज डिस्पोजेबल इनकम। हटाने को कोई मतलब नहीं बनता था इसको सिलेबस से, क्योंकि इतना सिंपल टॉपिक है कि आप लोगों को नेशनल इनकम में से बस डायरेक्ट टैक्स को हटा देना है तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम आ जाती है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, इफ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज 1000 करोड़ एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 750, अगर एक इंसान के पास खर्च करने के लिए 1000 रुपए हैं, उसमें से 750 अगर उसने खर्च कर दिए कंजम्पशन पे, फाइंड आउट एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये इसका मतलब ये है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर एग्जाम में आपकी कोई पूछता है, वाइवा में टीचर पूछता है कि बेटा जो एपीसी के अंदर एस बाय वाई होता है तो वो वाई नेशनल इनकम होती है या आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होती है, तो आप ये बताओगे कि ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होती है, ठीक है। और अगर आपके सिलेबस में नहीं है तो यू कैन कॉन्ट्रैक्ट टू दैट पोजीशन कि हाँ सर नेशनल इनकम एंड डिस्पोजेबल इनकम वी आर अज्यूमिंग एज सेम बिकॉज हमने पढ़ाई नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है तो उसको आप यही बोल सकते हो, सिंपल सी बात। तो एक बंदे के पास अगर मान लीजिए 1000 रुपए हैं खर्च करने के लिए, उसमें से 750 रुपए अगर वो खर्च कर देता है तो यही तो उसकी एपीसी है, दैट इज 3/4, दैट इज 0.75, 75% ऑफ इनकम उसने खर्च कर दी है कंजम्पशन के ऊपर। अगला पॉइंट, कैन एपीएस एवर बी नेगेटिव? बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये। देखिए इसने क्या पूछा, क्या आपका एपीएस कभी भी नेगेटिव हो सकता है? सिंपल सी बात, एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? इनकम कैन नेवर बी नेगेटिव, आपको पता है। इनकम क्या किसी की नेगेटिव होती है? नहीं होती, जीरो हो सकती है। लेकिन सेविंग क्या हो सकता है? अगर किसी फंक्शन का या किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर नेगेटिव हो गया तो होल फ्रैक्शन कैन बी नेगेटिव। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा एपीएस वो भी क्या हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है। तो आप कहोगे यस, एपीएस कैन बी नेगेटिव ओनली व्हेन द सेविंग इज नेगेटिव, ओनली व्हेन द सेविंग इज नेगेटिव, ठीक है। या फिर योर कंजम्पशंस आर मोर देन इनकम, आप इसलिए एक सिंपल टर्म बोलोगे कि यस एपीएस कैन बी नेगेटिव व्हेन कंजम्पशंस आर मोर देन इनकम।
जो आपके उपभोग या आपके व्यय आपकी आय से अधिक हो, ठीक है ना, उस सिचुएशन में ये ऋणात्मक हो जाएगा। क्लियर है? अब देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। यस, एपीएस कैन बी नेगेटिव इन द सिचुएशन व्हेन एस इज नेगेटिव, दैट मींस सी इज ग्रेटर देन वाई। एग्जाम्पल लेके समझा दिया सर ने, ठीक है, तो ये और भी बढ़िया बात है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो एग्जैक्टली यही उठा के देते हैं एग्जाम में, तो आपको उनको पढ़ना जरूर चाहिए। अब ध्यान से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एपीसी एंड एमपीसी आर टू पैरामीटर्स। एपीसी एंड एमपीसी आर द टू पैरामीटर्स। ये दो अलग अलग कॉन्स्ट्रेंट्स हैं या कॉन्स्टेंट्स हैं। पैरामीटर समझते हो ना आप लोग, ए बी सी आपके जो पैरामीटर्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं। द वैल्यू ऑफ विच पैरामीटर कैन बी ग्रेटर देन 1 एंड वाई, या व्हेन। अब देखिए मेरी बात सुनिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी, अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो। देखिए यहां पे इसने दो बातें कही हैं, एपीसी एंड एमपीसी, दोनों ही कंजम्पशन के पैरामीटर्स हैं। इसके पैरामीटर दोनों ही है कंजम्पशन के। अब ये जो पैरामीटर का फॉर्मूला होता है सी बाय वाई, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। अब आपको इस चीज पर फोकस करना होगा कि क्या सी कभी भी ग्रेटर देन वाई होता है? हो सकता है, ठीक है ना, होता ही है। जब इनकम जीरो होती है तभी तो कंजम्पशन करती है। लेकिन क्या डेल्टा सी डेल्टा वाई से ज्यादा हो सकता है? ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, कभी भी नहीं। आप अपने माइंड में एक सेकंड के लिए सोचिए कि किसी बंदे की इनकम बढ़ी है 1000 रुपए और उसने खर्चा बढ़ा दिया 1200 रुपए का। इनकम बढ़ने पर इंसान खर्चा बढ़ाता है तो सही है, लेकिन उस बढ़ी हुई इनकम से भी ज्यादा खर्चा बढ़ा देगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है। अगर उसकी इनकम बढ़ी हुई, इतना खुश थोड़ी हो जाएगा कि भाई 1000 रुपए तो बढ़ी हुई इनकम भी खर्च कर देगा, ऊपर से 200 रुपए और कर्जा लेके भी खर्च करेगा, नहीं। ठीक है, सिर्फ इसमें ऐसा हो सकता है, लेकिन चेंज में ऐसा नहीं हो सकता। चेंज से मतलब ये होता है कि बंदे की जब इनकम बढ़ती है तो हाँ उसको खुशी होती है और वो थोड़ा खर्चा बढ़ाता है, लेकिन इतना नहीं बढ़ाता कि वो अपनी चेंज इन इनकम से भी ज्यादा खर्चा कर दे। तो इसका मतलब ये हुआ जब ये पॉसिबल ही नहीं है सिचुएशन, ठीक है। अब एपीएस जो है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, जब सी बड़ा नंबर रहेगा और वाई छोटा नंबर रहेगा तो फ्रैक्शन क्या होगा? 1 से बड़ा हो सकता है। न्यूमरेटर इज मोर एंड डिनोमिनेटर इज लेस, तो आंसर क्या हो सकता है? 1 से बड़ा हो सकता है। और इसके अंदर जब न्यूमरेटर कभी बड़ा हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, इसमें हमेशा ये सिचुएशन रहेगी, या तो लेस देन या इक्वल्स टू। कंजम्पशन में चेंज जो होगा या तो कम ही होगा या बराबर हो सकता है, इतनी तो हम बात मानते हैं। तो हम इसका मतलब क्या मानेंगे कि हाँ ये जो है ये भी 1 से छोटा होगा। तो इन दोनों में से कौन सा 1 से बड़ा हो सकता है? सिंपली एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1। एपीसी ही केवल 1 से बड़ा हो सकता है, क्योंकि एपीसी की सिचुएशन में बंदा अपनी इनकम से ज्यादा खर्च कर दे, ऐसा पॉसिबल है। क्लियर है? तो इस पॉइंट को हम लोग यहां पढ़ते हुए चलते हैं, धीरे धीरे पढ़ूंगा, थोड़ा ध्यान से यहाँ पे समझिएगा। वैल्यू ऑफ एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1। एपीसी की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है। इट हैपेंस व्हेन द लेवल ऑफ इनकम इज लो, जब किसी बंदे की इनकम काफी कम हो लेकिन उसके खर्चे काफी ज्यादा हो। एंड द वैल्यू ऑफ एमपीसी कैन नेवर बी नेगेटिव या कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, सॉरी। MPC is the ratio of additional consumption upon additional income. Since additional consumption is only a part of additional income, आप हमेशा जो additional consumption करते हो वो additional income का ही एक हिस्सा होता है। खर्चा जो बढ़ाते हो वो बढ़ी हुई इनकम का ही एक पार्ट होता है, जो कि कभी भी उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब MPC भी कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, लैंग्वेज आपको अच्छे से अच्छी लिखनी है अपनी भाषा, और मुझे लिख लिख के चेक कराना कि आप किस तरीके से लिख सकते हो। ये मैं सोचना कि हाँ हमें कॉन्सेप्ट आता है और हम एग्जाम में लिख सकते हैं, बिकॉज विदाउट राइटिंग योर आंसर्स बिफोर द एग्जाम यू कैन नॉट बी अ परफेक्ट राइटर। ठीक है ना, अपने आंसर को वहां पे लिख दोगे, सोचोगे मेरे को कॉन्सेप्ट आता है मैं तो बस एग्जाम में ही लिखूंगा, तो ऐसे पॉसिबल ही नहीं है कि आप एकदम सही लिख दो, वहां पे आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं तुम्हें कराऊंगा यहाँ पे टेस्ट ले लेकर के। ठीक है, तो बी पॉजिटिव, आप सारे लोग टेस्ट देंगे, और जो नहीं पढ़ रहे हैं, जो फोन चला रहे हैं, वो ध्यान दें इस बात पे। समझ तो गए होंगे, है ना। चलो, कैन एमपीएस और एमपीसी एवर बी नेगेटिव? इन दोनों में से कौन सी चीज है जो कभी भी नेगेटिव हो भी सकती है कि नहीं हो सकती है? गिव रीजन फॉर योर सपोर्ट।
चलिए इस बात को मैं यहां पे समझाता हूं पहले आपको, देखिएगा। एमपीसी, एमपीएस, दोनों में से कौन सी चीज नेगेटिव हो सकती है? नेगेटिव बोला है ना, तो इसका मतलब क्या होता है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, तो इसका मतलब होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है जी। मैं ये भी है कि ये हमेशा इसका एक पार्ट है, ठीक है ना, ये कभी भी इससे बड़ा नहीं हो सकता। दैट मीन्स डेल्टा सी कम तो हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। और सिचुएशन सिंपल इसमें भी ऐसी है कि ये भी कभी इससे ज्यादा नहीं हो सकता, कम ही रहेगा। इसका मतलब अगर आपका जो ये है डेल्टा सी, ये कम हो सकता है, बराबर हो सकता है, इसका मतलब ये क्या कभी नेगेटिव हो सकता है? नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ, एक बार ये सोचो कि नेगेटिव हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, ये नेगेटिव तब होता ना जब ये बड़ा होता। अगर माइनस करने पर नेगेटिव कब होगा? देखो, अगर आप ऐसे करो और आपका आंसर माइनस में आएगा, कंजम्पशन नेगेटिव कब हो सकता है? डेल्टा ये, एक मिनट रुकना, डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा वाई, ये हो गया। अगर आप इसको वहां ले जाओ, ये सिचुएशन आएगी। ये नेगेटिव कब होगा? जब ये उल्टा हो जाए ऐसे, तभी तो नेगेटिव होगा माय डियर। समझ में आ रही है मेरी बात आपको, मैं क्या कहना चाहता हूँ? हल्का सा मैथमेटिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बात तो मैंने आपको ये बता दी है कि भाई डेल्टा सी जो है वो डेल्टा वाई से छोटा ही रहेगा। फिर मैं कह रहा हूं कि डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा वाई, ये हमेशा सिचुएशन होती है। ये नेगेटिव तब हो सकता है, पहले तो मैं इसको यहाँ पे लेके गया, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एस, ये नेगेटिव तभी हो सकता है जब डेल्टा एस आगे हो डेल्टा वाई पीछे हो, और यहाँ पे वो सिचुएशन कभी पॉसिबल ही नहीं है। ये आगे तभी आ सकता है जब ये बड़ा हो वाई से। क्यों? सेविंग डेल्टा एस कभी डेल्टा वाई से बड़ी हो सकती है? आपकी इनकम बढ़ी और आपने सेविंग उससे भी ज्यादा कर ली, कैसे पॉसिबल है ये? ऐसा पॉसिबल अगर हो भी, बराबर की सिचुएशन तो पॉसिबल मान सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं मान सकते कि सेविंग उससे ज्यादा कर ली, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ एडिशनल इनकम। एडिशनल सेविंग इज अ पार्ट ऑफ एडिशनल इनकम विच कैन नॉट बी मोर देन ऑफ इट। तो इसका मतलब दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, और ऐसी सिचुएशन यहाँ पर भी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ना तो एडिशनल सेविंग एडिशनल इनकम से ज्यादा हो सकती है, और ना कभी एडिशनल कंजम्पशन एडिशनल इनकम से ज्यादा हो सकता है, बिकॉज बोथ आर द पार्ट ऑफ इट, दोनों ही उसके एक हिस्से हैं। ठीक है, लेट्स रीड इट। नो, neither MPS nor MPC can ever be negative, दोनों में से कोई भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, नहीं हो सकता है, बिकॉज MPS इज द रेशियो ऑफ एडिशन का, वही पूरी बातें बोली गई हैं। आई थिंक ये समझ में आ गई है। ओहो हो, दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड, ग्रेट। चलिए हमको ओके, नाउ प्लीज कम ऑन। चलिए इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन, एक चैप्टर और करेंगे, और मुझे अपनी वाली बुक दिखाना है, इसमें क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं। देखिए, लेट्स डू इट वन बाय वन, क्योंकि एमसीक्यू में आते आते हम लोग बहुत कुछ सीखना लग जाते हैं, तो एमसीक्यू से हम एक एक चीज सीखेंगे। अब यहाँ पे क्या बोला है? एडी रेफर्स टू, एडी का मतलब क्या होता है? एडी मीन्स डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 year, एकदम करेक्ट बात है। इट इज टोटल अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर on the goods and services in the economy during an accounting year. Sum total of investment expenditure and saving in the economy during an accounting year. पहली बात तो ये अनप्लान्ड वर्ड से मुझे तो कुछ खटकने लगा दिमाग में कि ये ऑप्शन ये करेक्ट नहीं हो सकता, और यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट और सेविंग क्यों बोल रहा है, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन क्यों नहीं बोल रहा है ना? दैट मीन्स यही करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन ओपन इकोनॉमी, ओपन मीन्स जिसका हमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी ध्यान रखते हैं, इन एन ओपन इकोनॉमी
Aggregate demand is estimated as private consumption expenditure, private consumption plus government expenditure, private investment, private consumption, government expenditure, private consumption मतलब CIG नेट एक्सपोर्ट, यही सही है, ठीक है ना। ये दोनों जो होते हैं प्राइवेट होते हैं, ये गवर्नमेंट के दोनों आते हैं इसके अंदर, सी और आई दोनों आ जाते हैं, और ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो जाता है। कंजम्पशन फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, कंजम्पशन फंक्शन किस किस का रिलेशनशिप है, इनकम और सेविंग का, प्राइस कंजम्पशन का, कंजम्पशन इनकम का, या कंजम्पशन सेविंग का। ये टोल्ड यू कि सी के जो फॉर्मूला के अंदर किसकी वैल्यू आती है, वेरिएबल, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, वेरिएबल क्या, ये, इसका मतलब ये किसके हिसाब से बदलेगा, केवल इसके हिसाब से, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ओनली, क्योंकि वेरिएबल क्या है उसके अंदर, केवल वाई, वही बदल सकता है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू सी अपॉन वाई, ठीक है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन होने वाली बात ही नहीं है, इसमें भी कोई कंफ्यूजन होने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। चलिए 6, 7, 8 आप लोग मुझे करके देंगे, आई एम वेटिंग फॉर यू, और अपने पास लिख लीजिएगा आंसर। देखो इन दिस क्वेश्चन आपको एमपीसी कितना दिया हुआ है, 0.5, ठीक है, और डेल्टा वाई दे दिया गया आपको 100 रुपये। तो एमपीसी का फॉर्मूला आप खोलोगे, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ये आपका 0.5 है, और ये वाई आ जाएगा नीचे, तो इसकी वाई की वैल्यू आप कितनी डाल दोगे, 100, इसको वहां पे लेके जाओ तो कितना आ जाएगा, ये 50, ठीक है। तो आपको 50 से करेक्ट आंसर, ये आपका 450 और ये 400,000 है, तो 450 अपॉन में 1000, तो आपका ये आ जाएगा when, अब देखो -30 से -20 हुआ, इसका मतलब सही हुआ ना, बढ़ गया ना, माइनस में मतलब कम होने का मतलब बढ़ गया, ओके। सेविंग फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन saving and income. In the consumption function, C is equals to C bar plus BY, where C bar refers to value of consumption when income is 0. यही तो बात है। Average propensity to save is equals to ABCD बोल दो, D। चलिए ये क्वेश्चन भी 12-13 कर दीजिए जल्दी से। एमपीएस आपका अगर इतना है और डेल्टा से सेम क्वेश्चन हो गया ना आपका, इस स्टेप का जो मैंने भी कराया था, ये एमपीएस इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, आपका 0.6 है, और ये 50 है तो कितना हो जाएगा, 30। एमपीसी अगर आपका 40% है मतलब 0.4, तो एमपीएस कितना होगा, 0.6, वेरी गुड, 60%। अगर कंजम्पशन फंक्शन सी इक्वल्स टू बी वाई है, तो सेविंग फंक्शन क्या होगा, सी, वेरी गुड। व्हाट इज द करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है, ओके ग्रेट, ऑल ऑफ दीज करेक्ट है, क्योंकि ये हो गया, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ। अगर आपका एमपीसी इतना है, डेल्टा वाई इतना है, तो डेल्टा ए कितना होगा, 600, वेरी गुड, क्योंकि 40% करके तो आप डेल्टा सी निकाल लोगे 400, तो डेल्टा एस कितना आ जाएगा, 600, क्योंकि आप लोग जानते हो डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई। द स्लोप ऑफ एस लाइन इज इंडिकेटेड बाय, बहुत अच्छा, सॉरी जल्दीबाजी में कर दिया, ओहो, when C is equals to this, Y is equals to this, autonomous consumption, इतना सारा बताने की जरूरत ही क्या थी इसको। अगर ये इतना है तो जीरो, सेविंग एट जीरो लेवल ऑफ इनकम कितनी होगी, -300। बच्चे पुट ना करने लग जाएंगे इसके अंदर, ठीक है, सोचेंगे कुछ दिया है तो डाल ही देते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट अकर व्हेन, जो आपकी सेविंग जीरो होती है, सेविंग जीरो होती है, और सेविंग जीरो तब भी होती है जब इनकम आपकी खर्चे के बराबर होती है, तो मतलब दोनों पॉइंट्स करेक्ट हैं, क्योंकि आपको पता है सी इज इक्वल्स टू वाई,
ठीक है ना, और y इज इक्वल्स टू c प्लस एस, है ना, और अगर आप s को 0 कर दो, दोनों बराबर आ जाएंगे, मतलब बोथ आर द करेक्ट पॉइंट. ओके. In the context of macroeconomic equilibrium, AD always refers to ex ante या ex post. ex ante का मतलब क्या होता है? planned, और ex post मतलब actual. ठीक है ना, मतलब एक्चुअली में खर्चा होने से पहले की बात हो रही है या खर्चा होने के बाद की बात हो रही है? पहले की. प्लान्ड, विश टू प्लान, विश टू एक्सपेंड, ये तो बोलते हैं ना कितना खर्च करना चाहते हैं. AD is always expressed as what people wish to spend, not actually they are spending. Okay. A two-sector economy, closed economy, includes household sector and a firm means producer. Very good. Firm and producer the same thing. लेकिन थर्ड सेक्टर में गवर्नमेंट भी इंक्लूड हो जाती है. नेक्स्ट. Dash implies planned output in the economy during an accounting year. Planned output AD होता है कि AS होता है? सप्लाई. सप्लाई को आउटपुट बोलते हैं ना हम लोग. ओहो. Slope of C line indicates the proportion of dash that goes to consumption. Slope of C हमेशा एडिशनल इनकम का पार्ट जो कंजम्पशन में जाता है. डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई होता है ना स्लोप, तो एडिशनल इनकम. स्लोप हमेशा एम होगा, मतलब एमपीसी या एमपीएस. ठीक है, तो उसमें एडिशनल वर्ड जरूर याद करेंगे आप लोग. इन अ टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी, इफ कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, अगर आपका सी वाई के बराबर हो जाता है तो एपीएस विल बी सिंपली 0, क्योंकि अगर आपका y c के बराबर हो गया तो s तो 0 हो गया ना, और जब s 0 हो गया तो एपीएस भी क्या हो गया? 0. नहीं आए करण? समझा दूं एक बार. अच्छा चलो. अ स्ट्रेट लाइन कंजम्पशन लाइन मीन्स द कंजम्पशन फंक्शन इज लीनियर और नॉन लीनियर? लीनियर. व्हेन एस लाइन क्रॉसेस द एक्स एक्सिस, जब एस लाइन एक्स एक्सिस को क्रॉस कर जाती है, इट इंडिकेट्स दैट एस इज 0. जब क्रॉस कर, मतलब जब कट कर रही है, क्रॉसेस, इसका मतलब है इंटरसेक्ट. लैंग्वेज ठीक से नहीं लिखी हुई है, बट ये होना चाहिए इंटरसेक्ट, क्योंकि अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो मैं पॉजिटिव आंसर लगाता, क्योंकि इसको क्रॉस कर जाएगी वो. ठीक है. दैट शोज सेविंग पर यूनिट ऑफ एडिशनल इनकम. एडिशनल इनकम वर्ड यूज हो रहा है, यू शुड नॉट से एपीएस, इज एमपीएस. कांस्टेंट टर्म इन द कंजम्पशन फंक्शन रेफर्स टू ऑटोनॉमस, क्योंकि इंड्यूस्ड का मतलब होता है इनकम से प्रेरित होकर के. ठीक है ना, तो ये इंड्यूस्ड नहीं है. वी हैव अ शॉर्ट टाइम लेफ्ट फॉर 3 मिनट्स. हम लोग को डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से. 3 मिनट में हमको समझ में आ ही जाएगा कैसे कैसे होगा. चलिए, फिर हम लोग अभी नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे. करने को तो कर सकते हैं, बिकॉज हमने क्लास भी लेट स्टार्ट की थी, बट हम इसको आज नहीं करेंगे. फ्रेश माइंड से नेक्स्ट क्लास नहीं करेंगे. एग्रीगेट डिमांड इज नेगेटिवली रिलेटेड टू इनकम. नेगेटिवली रिलेटेड, ये टर्म ही गलत है. आपका एडी हमेशा इनकम से कैसे रिलेट होता है? पॉजिटिवली. ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया. कलेक्टिव कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर refers to consumption expenditure on the behalf of society as a whole. Collective consumption expenditure refers to consumption expenditure on behalf of the society as a whole. Society as a whole का मतलब वही प्राइवेट लोगों का कंजम्पशन की बात हो रही है. I think it's true. AD is measured with reference to the level of income of the people. Obviously बात है, लोगों की ही इनकम की रेफरेंस में मेजर करते हैं, गवर्नमेंट की इनकम तो नहीं लेते हैं, तो हम लोगों की इनकम लेते हैं. इन केन्जियन मॉडल, केन्ज वाज एन इकोनॉमिस्ट, वो कहता था प्राइस हैज अ मेजर रोल टू प्ले इन डिटरमिनेंट ऑफ एएस. बिल्कुल गलत.
उसने तो साफ साफ कहा था कि प्राइस का कोई रोल ही नहीं होता। क्यों, ऐसा क्यों बोला उसने प्राइस का रोल नहीं होता? उसका कहने का ये मतलब था, अरे हाँ, उसका कहने का ये मतलब था कि अगर किसी वजह से आपकी तो ये सप्लाई है और ये आपकी कंजम्पशन है ए बी, वो ये कहता था कि अगर किसी वजह से आपकी अगर ये बढ़ी है एग्रीगेट डिमांड, तो सप्लाई उतनी ही बढ़ जाती है और सप्लाई ऑटोमेटिकली इसको क्या करती है, कट कर लेती है उस पॉइंट पे। मतलब उसमें आपका प्राइस ना तो गिरता है ना बढ़ता है, ठीक है ना। उसको कहने का मतलब ये था कि प्राइस का कोई रोल नहीं है इनकम के डिटर्मिनेशन में। जैसे ही आपकी डिमांड बढ़ती है वैसे सप्लाई भी बढ़ जाती है। साफ सी बात है ना कि देखो, अगर प्रोडक्शन, अगर आपकी डिमांड बढ़ रही है मतलब लोगों के पास इनकम आ रही है, लोगों के पास इनकम आ रही है, ठीक है। इनकम कहां से आ रही होगी? अगर कुछ प्रोडक्शन हो रहा होगा तो। प्रोडक्शन होगा तो क्या होता है? वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन होती है तो क्या होता है? इनकम जनरेशन। और इनकम जनरेशन से क्या होती है? डिमांड। तो मतलब जितनी डिमांड रेज हुई है उतना लोग प्रोडक्शन करेंगे तो वो अल्टीमेटली डिमांड में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्राइस का कोई रोल ही नहीं होगा इसमें। डिमांड इज ऑलवेज इक्वल टू सप्लाई, देयर इज नो रोल टू प्ले विद प्राइस। प्राइस को कोई इसमें रोल नहीं होता। केन्स ने साफ साफ ये बात बोली कि प्राइस का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। इनकम इज ईदर कंज्यूम्ड और इन्वेस्टेड। इनकम या तो आप कंज्यूम करते हो या इन्वेस्ट करते हो, दोनों ही तो सेम बात है। सेव वर्ड तो यूज ही नहीं किया इसने, फॉल्स। या तो इनकम को हम कंज्यूम करते हैं या इनकम को हम सेव करते हैं, ठीक है। एपीसी इज द रेशियो बिटवीन टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम। यस, इट इज ट्रू। स्लोप ऑफ एस फंक्शन इज इंडिकेटेड बाय स्लोप, एपीएस नो रूल, एमपीएस होना चाहिए, मतलब ये फॉल्स है। इफ एमपीएस इज 45%, एमपीसी विल बी 55%। दोनों को जोड़ के देख लो, 100% बन रहा है क्या? In saving function, minus 50, 0.5y, the value of autonomous consumption is minus 50. No, it is positive 50. ऑटोनॉमस कंजम्पशन पॉजिटिव 50 होता है। माइनस 50 से बच्चे कंफ्यूज जाएंगे, फटाफट से यस लिख के आ जाएंगे, बट वो गलत हो जाएगा। इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी, इफ इनकम इज जीरो, अगर आपकी इनकम जीरो है तो एपीसी भी जीरो होगा क्या? इनकम जीरो होने पे क्या खर्चा कभी जीरो हो जाता है? तो एपीसी तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता। एपीसी कभी जीरो नहीं हो सकता। एपीएस जीरो हो सकता है, एपीएस नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन एपीसी कभी नेगेटिव भी नहीं हो सकता। आगे बात समझ में? चलिए, थैंक यू सो मच।